तो जी, आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हमारी आज की ये जो वीडियो है, ये हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग मेंस का जो सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग है मॉडर्न हिस्ट्री की। इससे कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। अभी क्वेश्चन हो सकता है कि क्वेश्चन थोड़ा फिलोसफिकल लैंग्वेज में पूछ लिया जाए, लेकिन आंसर सबका सेम रहने वाला है। मतलब आपके पास कंटेंट सेम रहने वाला है। तो ये एक वीडियो काफ़ी है भाई मॉडर्न हिस्ट्री के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूरोपियों के भारत में आगमन के उद्देश्य तथा प्रभाव का वर्णन करें। भूमिका, सबसे पहले हम भूमिका बनाएंगे। 1453 में कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार हो जाने से भारतीय तथा यूरोपियों का जो व्यापार था वो अवरुद्ध हो गया। भारतीय मसाले तथा कपड़े की यूरोपीय बाजार में बहुत ज्यादा मांग थी, इसलिए यूरोपियों ने नए व्यापारिक मार्गों की खोज करनी आरंभ कर दी। उद्देश्य, यूरोपियों का भारत आगमन का प्रमुख उद्देश्य क्या था भाई? व्यापार करना। भारतीय वस्तुओं की यूरोप में बहुत अधिक मांग थी, कृषि में निवेश कम, लाभ अधिक था। ईसाई धर्म का प्रचार करने की प्रवृत्ति, यूरोप में सामंतवाद के स्थान पर पूंजीवाद के विकास ने प्रभावित किया। पूर्व का धन संपदा का आकर्षण। इसके साथ साथ आप एक पॉइंट लिख सकते हैं कि भी भारत में जो है कच्चे माल की प्राप्ति और तैयार माल को बेचने के लिए बाजार बनाने के लिए, ठीक है। पुर्तगालियों का भारत आगमन, 1498 में वास्को डिगामा केप ऑफ गुड होप होते हुए समुद्री मार्ग से भारत पहुंचा। कालीकट के राजा जमोरिन के द्वारा उसका स्वागत किया गया। कहीं कहीं ये भी मिलता है भाई कि इसका जमोरिन ने स्वागत नहीं किया था। प्रथम पुर्तगाली गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मेडा था, जिसने ब्लू वाटर पॉलिसी को अपनाया। 1505 में अल्फांसो डी अल्बुकर्क गवर्नर बना, जो पुर्तगाली वास्तविक संस्थापक माना जाता है। 1510 में इसने क्या किया था भाई? बीजापुर के शासक से गोवा को छीन लिया था, ठीक है। सती प्रथा को रोकने का इसने प्रयास किया। कोचीन को केंद्र बनाया। भारतीय महिलाओं से विवाह करने के लिए प्रेरित किया। 1529 में नीनी डी कुन्हा गवर्नर बना। इसने गोवा को अपनी राजधानी बनाया। पुर्तगालियों की देन क्या है भारतीयों को? पहली प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना 1556 में गोवा में हुई। 1510 में केरल में पहला चर्च खोला गया, यानी कि 1556 में तो प्रिंटिंग प्रेस और 1510 में केरल में पहला चर्च। तंबाकू, मक्का, टमाटर, मिर्च, आलू, कहवा की खेती पुर्तगालियों की देन है। पतन, 1961 में ऑपरेशन विजय के द्वारा पुर्तगाली बस्ती गोवा, दमन और दीव को भारत में मिला लिया गया। तो इस यहाँ तक हमने क्या पढ़ा अभी? पुर्तगाली कैसे भारत में आते हैं और सबसे पहले यूरोपीय क्यों आए हैं। तो सबसे पहले जो भूमिका बनाई उसमें हमने क्या लिखा है कि 1453 में भाई जो कुस्तुनतुनिया था उस पर तुर्कों का अधिकार हो गया। तो जो भारत और यूरोपियों के साथ व्यापार होता था वो अवरुद्ध हो गया। इसलिए यूरोपियों ने क्या किया भाई? नए नए मार्गों की खोज की। उनका उद्देश्य क्या था भाई? क्यों वो भारत के साथ आना चाहते थे? भारत में व्यापार, सबसे मेन उद्देश्य क्या था? व्यापार करना। दूसरा क्या था भाई? कच्चे माल की प्राप्ति और तैयार माल को बेचने के लिए बाजार। तीसरा भाई सामंतवाद के स्थान पर पूंजीवाद का विकास होना। और क्या हो सकता है भाई? ईसाई धर्म का प्रचार करना। पूर्व की जो धन संपदा थी उसका आकर्षण। ये सभी कारण थे भाई उसके यूरोपियों के भारत आने के, ठीक है। फिर भी पुर्तगाली सबसे पहले कौन आया? वास्को डिगामा केप ऑफ गुड होप होते हुए भारत आया। उसको भी उसके कालीकट का जो राजा था जमोरिन, उसने उसका स्वागत किया। और फिर फ्रांसिस्को डी अल्मेडा है वो पहला गवर्नर बनकर आता है। उसने कौन सी नीति अपनाई? ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई। और जो ये था क्या है इसका आपका, उसके बाद अल्फांसो डी अल्बुकर्क, जिसे वास्तविक संस्थापक माना जाता है पुर्तगाल का, उसने क्या किया? 1510 में बीजापुर के आदिल शाह से क्या गोवा को छीन लिया, लेकिन इसने राजधानी नहीं बनाया गोवा को, ठीक है। गोवा, हारमुज, मलक्का, इन सब पर इसने अधिकार किया था भाई। सती प्रथा को इसने रोकने का प्रयास किया था। इसने अभी जो पुर्तगाली थे उनको कहा था कि भाई जो यहाँ की महिलाएं हैं उनके साथ विवाह कर ले। उसने कोचिन को अपना केंद्र बनाया था। फिर पुर्तगालियों की देन क्या क्या है भाई? सबसे पहले 1556 में नीनी डी कुना वाला भी लिख देना भाई कि नीनी डी कुना ने 1529 में वो गवर्नर बनकर आता है और 1530 में इसको गोवा को अपनी राजधानी बना लेता है। इसके इनका योगदान क्या क्या पढ़ा है हमने कि 1556 में पहली प्रिंटिंग प्रेस गोवा में, और 1510 में पहला के जो वो है गोथिक शैली का विकास हुआ भाई, क्योंकि चर्च का निर्माण गोथिक शैली में किया गया, ठीक है, केरल में 1510 में। इसके साथ साथ भी आप खेती देख ली, किस किस चीज़ की खेती स्टार्ट हो गई थी? तंबाकू, मक्का, आलू, मिर्च, टमाटर, कहवा की खेती पुर्तगालियों की देन है। तो 1961 में ऑपरेशन विजय के द्वारा पुर्तगाली बस्ती गोवा, दमन और दीव को भारत में मिला लिया जाता है। सबसे पहले आते हैं और भाई सबसे बाद में जाते हैं। दूसरा कौन है भाई? डच। डच में क्या आएगा? 1610 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। यह एक संयुक्त उपक्रम था
मतलब संयुक्त का मतलब क्या भाई, इसमें निजी भी था और सरकार का भी हिस्सा था, ठीक है। 1605 में मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में अपना पहला कारखाना खोला। इनकी देन क्या है भाई, भारत में कपड़ा व्यापार को इन्होंने प्रमुख उद्योग बनाया। इन्होंने औद्योगिक वेतनभोगी रखे, अपने स्वर्ण सिक्का पैगोडा चलाया। इनका पतन कैसे हुआ? अभी 1759 में वेदरा का युद्ध हुआ, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव ने डचों को बुरी तरह से हरा दिया। ये इंडोनेशिया की तरफ चले गए। वैसे भी जो इनकी ज़्यादा रुचि थी ना, वो इंडोनेशिया मतलब जो दक्षिणी पार्ट था उसमें ज़्यादा थी, ठीक है, डचों की। अंग्रेजी फिर ब्रिटिश कंपनी की स्थापना 1600 जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब होती है? 1600 में। तो वहां पर कौन थी? एलिजाबेथ। और भारत में कौन था? मुगल शासक अकबर। जब ये भारत आते हैं उस टाइम कौन था भाई? जहांगीर था। 1602 में ब्रिटिश भारत आए। 1605 में अपना पहला व्यापारिक केंद्र मछलीपट्टनम में स्थापित किया। भाई उन्होंने भी, जो डच थे उन्होंने भी मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में स्थापित किया था। इन्होंने भी 1605 में अपना पहला व्यापारिक केंद्र मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में स्थापित किया। 1613 में सूरत में पहला व्यापारिक केंद्र स्थापित किया। सूरत में व्यापारिक केंद्र कैसे स्थापित करते हैं भाई? जो इसके समय में जहांगीर के टाइम पे भाई टॉमस रो आएगा, और एक और है जिसको इंग्लिश खां की उपाधि दी थी, मेरे को उसका नाम याद नहीं आ रहा भाई, क्या नाम था उसका, याद नहीं आ रहा अभी, ठीक है। उसको इंग्लिश खां की उसकी वजह से इसको सूरत में, और जब टॉमस रो आता है ना, तो फिर तो सारे उत्तरी भारत में व्यापारिक कोठियां खोलने का अधिकार मिल जाता है, ठीक है। उसका नाम नहीं याद आ रहा अभी, जिसको जहांगीर ने इंग्लिश खां की उपाधि दी थी भाई। इस प्रकार अकबर के समय से लेकर औरंगजेब के समय तक लगातार इनके व्यापारिक केंद्रों का विकास होता गया। 23 जून 1757 में प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव डली। वहीं 22 अक्टूबर 1764 में बक्सर के युद्ध ने इन्हें वास्तविक शासक बना दिया। सबको पता भी 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध होता है, और 22 अक्टूबर 1764 में बक्सर के युद्ध, जो एक कंपनी थी वो धीरे धीरे यहाँ पर क्या बन जाती है? शासक बन जाती है इन युद्धों से। प्रभाव। ब्रिटिश कंपनी के भारत पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार के प्रभाव हुए। दहेज प्रथा, ठगी प्रथा, बाल विवाह, सती प्रथा की समाप्ति की गई। रेलवे का विकास, न्याय व्यवस्था में सुधार, अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार। जैसे सकारात्मक प्रभाव हुए, वहीं पर भारतीय उद्योगों का पतन, एक रूपता, मुक्त व्यापार नीति, उपनिवेशवाद जैसे नकारात्मक प्रभाव भी बढ़े। मतलब कुछ सकारात्मक प्रभाव भी हुए। जैसे सकारात्मक प्रभाव ने हमने क्या पढ़ लिया अभी? रेलों का विकास हुआ, शिक्षा का विकास हुआ, जो बुरी कुरीतियां थी उनको समाप्त करने का प्रयास किया गया, न्याय व्यवस्था में सुधार किया गया। नकारात्मक प्रभाव में आप क्या लिखेंगे? सबसे पहले आपको पता भी, धन का निर्गमन हुआ, जो यहाँ के वो थे, विउद्योगीकरण की नीति अपनाई इन्होंने, उद्योगों का पतन हो गया भाई, मुक्त व्यापार की नीति अपनाई, ठीक है। ये उपनिवेशवाद, ये जैसे सारे नकारात्मक प्रभाव पड़े। फिर है डेनिश कंपनी की स्थापना 1616 में हुई। 1620 में भारत आए। इन्होंने ट्रैंकोबार तमिलनाडु में अपना पहला व्यापारिक केंद्र खोला था। 1875 में अंग्रेजों को अपनी कंपनी को बेचकर यहाँ से चले जाते हैं भाई। फिर है फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना 1664 में हुई। 1668 में भारत आए। 1668 में पहला व्यापारिक केंद्र सूरत में खुला था। अंग्रेजों का तो भाई उत्तर भारत का पहला था 1613 में सूरत में, और इन्होंने 1668 में सूरत में खोला था। 1742 तक इनका उद्देश्य क्या था भी? सिर्फ व्यापार करना था। परंतु डुप्ले, जो कि फ्रांसीसी गवर्नर था और वो एक महत्वाकांक्षी गवर्नर था भाई, उसने राजनीतिक हस्तक्षेप करना आरंभ कर दिया, जिसके कारण ब्रिटेन के साथ इनके साथ 1746 से लेकर 1763 तक 3 कर्नाटक के युद्ध हुए। इसमें इन युद्धों में एक युद्ध लड़ा जाता भी, वांदी वंश का युद्ध, जिसमें 12 जनवरी 1760 को, जो कर्नाटक का तीसरा युद्ध था ना उसके अंदर, ठीक है, 12 जनवरी 1760 को वांदी वंश का युद्ध हुआ, जिसमें इनकी बहुत बुरी पराजय हुई। निष्कर्ष। यद्यपि यूरोपीय कंपनियों का उद्देश्य व्यापार करना था, परंतु इनके द्वारा शीघ्र ही प्रत्येक क्षेत्र में हस्तक्षेप करना आरंभ कर दिया, जिसके कारण सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव पड़े। तो हमने जैसे भाई पुर्तगालियों का पहले पढ़ चुके भी, पुर्तगालियों ने क्या क्या किया, कैसे आए भारत में। दूसरा हमने कौन सा पढ़ा भी? डच का कब आते हैं? 1602 में आते हैं भी, और सबसे पहला केंद्र कहाँ खोलते हैं? मछलीपट्टनम में, ठीक, आंध्र प्रदेश में। और ये जो था एक संयुक्त उपक्रम था, यानी कि इसमें निजी और सरकारी दोनों शामिल थे। इनका योगदान क्या था भाई? इन्होंने क्या किया? अभी कपड़ा उद्योग था ना, उसको बहुत फेमस बनाया था। साथ ही इन्होंने अपने सोने के जो सिक्के थे ना, स्वर्ण पैगोडा, वो जारी किए, और इन्होंने वेतनभोगी, औद्योगिक वेतनभोगी रखे थे, ठीक है। ये तो इनके वो थे। अब ये भारत से कब चले जाते हैं भाई? डच। 1759 में वेदरा का युद्ध होता है, तो रॉबर्ट क्लाइव से बुरी तरह से हार जाते हैं, और इनका जो रुचि थी ना वो उस साइड थी, दक्षिण की साइड। ये तो गया आपका डच। उसके बाद आपने पढ़ा भी अंग्रेज कब आते हैं? 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। 1602 में जब कंपनी की स्थापना होती है, उस टाइम तो अकबर होता, वहाँ पर एलिजाबेथ होती हैं। और जब ये भारत आते हैं अंग्रेज, उस टाइम पर कौन है भाई? जहांगीर का शासन है, ठीक है। तो सबसे पहले ये कहाँ पर कंपनी स्थापित करते हैं? 1605 में आंध्र प्रदेश मछलीपट्टनम में, और उत्तरी भारत में 1613 में
सूरत में स्थापित करते हैं। ठीक है, ये तो हो गया भाई। फिर इनके जैसे हम थोड़ा सा ये भी वर्णन दे देंगे, 23 जून 1757 को जो प्लासी का युद्ध होता है उससे इनकी नींव पड़ती है, और 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर के युद्ध के द्वारा जो एक कंपनी थी वो धीरे धीरे एक शासक का रूप धारण कर लेती है। फिर उसके बाद हमने डेनिश भी उनके, फिर हम सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव बता देंगे। सकारात्मक में आप क्या लिखेंगे भी, न्याय व्यवस्था में सुधार हुआ, रेलों का विकास हुआ, शिक्षा में सुधार हुआ, जो उस टाइम जो कुरीतियाँ फैली हुई थी भारतीय समाज में उनको दूर करने का प्रयास किया गया। नकारात्मक क्या लिखोगे आप भी कि इसमें क्या हुआ भी, कृषि का वाणिज्यकरण, उनके द्वारा जो भू राजस्व नीतियाँ अपनाई गई थी उनसे किसानों का शोषण हुआ, और विउद्योगीकरण की नीति से भी यहाँ के जो उद्योग थे उनका पतन हुआ, धन का निर्गमन, उपनिवेशवाद, ये कुछ ऐसे हैं जिनका नकारात्मक प्रभाव है। फिर है डेनिश। डेनिश कब आते हैं भी, 1616 में आते हैं। 1620 में पहली कंपनी तमिलनाडु ट्रैंकोबार में करते हैं। 1875 में अंग्रेजों को अपनी सब कुछ बेचकर चले जाते हैं। फिर फ्रांसिस कब आते हैं, 1664 में, और 1668 में वो सूरत में सबसे पहले अपनी फैक्ट्री खोलते हैं। 1742 तक सब कुछ सही चलता रहता है क्योंकि उनका उद्देश्य सिर्फ व्यापार करना होता है। लेकिन 1742 में जो है डुप्ले गवर्नर बनकर आता है, वो एक बहुत महत्वाकांक्षी शासक होता है। वो भाई जो राजनीतिक हस्तक्षेप है ना वो स्टार्ट कर देता है, जिसके कारण जो अंग्रेज और फ्रांसीसी हैं उनके बीच में 3 कर्नाटक के युद्ध लड़े जाते हैं भी 1746 से 1763 तक। उसमें भी जो कर्नाटक का तीसरा युद्ध होता है ना उसमें एक लड़ाई लड़ी जाती है जिसको बोला जाता है वांदिवश का युद्ध, 12 जनवरी 1760 को अंग्रेजों के बीच में और फ्रांसीसियों के बीच में। इसमें क्या होता है भाई, फ्रांसीसी बुरी तरह से हार जाते हैं। ठीक है, इस यहाँ से इनका पतन होना आरंभ हो जाता है। भूमिका में आप वो निष्कर्ष में आप लिख ही दोगे कि भी उनका मेन उद्देश्य क्या था भी, व्यापार करना था, परंतु धीरे धीरे उन्होंने प्रत्येक क्षेत्र को प्रभावित करना स्टार्ट कर दिया था। कई महत्वपूर्ण मोर्चों पर असफल रहने के बावजूद स्थायी बंदोबस्त एक गतिशील व्यवस्था थी। अब स्थायी बंदोबस्त ये क्या है भाई, भू राजस्व नीति है। ठीक है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। आपको पता ना भू राजस्व नीतियाँ कौन कौन सी थी, स्थायी बंदोबस्त, महलवाड़ी, रैतवाड़ी, और एक जो वारन हेस्टिंग्स ने स्टार्ट की थी भाई वो वाली। ठीक है, जिसको पंचशाला भी बोला जाता है। तो सबसे पहले भूमिका, भारत में ब्रिटिश शासन के आर्थिक विकास के पीछे सबसे बड़ा कारण उनके द्वारा अपनाई गई भू राजस्व नीतियाँ थी। इन्हीं नीतियों में से एक नीति थी स्थायी बंदोबस्त। स्थायी बंदोबस्त स्थायी इसलिए क्योंकि भू राजस्व की दर स्थायी थी, और बंदोबस्त इसलिए कि जमींदारों के साथ एक समझौता। समझ में आगे भी स्थायी बंदोबस्त क्यों बोला जाता है। स्थायी तो इसलिए थी क्योंकि ये एक भू राजस्व की जो दर थी ना वो स्थायी थी, और बंदोबस्त इसलिए क्योंकि एक समझौता था भी जो जमींदारों के साथ किया जाता था। अब इसका प्रवर्तक कौन था, स्थायी बंदोबस्त का प्रवर्तक लॉर्ड कॉर्नवालिस था, जो 1793 में फ्रांसिस तथा जॉन शोर की सहायता से इसने लागू किया था। ठीक है, आप जब बोलोगे ना स्थायी बंदोबस्त तो लॉर्ड कॉर्नवालिस का नाम अपने आप आ जाएगा। ठीक है, 1793 में फ्रांसिस और जॉन शोर की सहायता से इसको लागू किया। अब इसके अन्य नाम क्या क्या हैं भाई, विश्वेदारी, मालगुजारी, जागीरदारी और इस्तेमरारी। ठीक है, क्षेत्र कहाँ कहाँ था, ये व्यवस्था भारत के कुल 19% भाग पर फैली हुई थी। सबसे ज़्यादा कौन सी थी भी, रैतवाड़ी जो 50% पर थी, ये सबसे कम थी स्थायी बंदोबस्त। ठीक है, यह व्यवस्था भारत के कुल 19% भाग पर थी। इसमें बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस और उत्तरी कर्नाटक का हिस्सा शामिल था। व्यवस्था, स्थायी बंदोबस्त का आधार वर्ष 1790 से 91 रखा गया था। कंपनी के पास 10/11 भाग तथा जमींदार के पास 1/11 भाग रखना होता था। यह एक दीर्घकालिक व्यवस्था थी। ठीक है, ये क्या थी, कैसी व्यवस्था थी भी, ये आप इसकी विशेषता लिख के ऐसे और विशेषता में लिख दोगे कि यह एक दीर्घकालिक व्यवस्था थी। इसे सूर्यास्त नियम की व्यवस्था भी की जाती है, क्योंकि सूर्यास्त का नियम क्या था भाई कि शाम तक सूर्यास्त होने से पहले पहले जो जमींदार थे ना उनको अपना लगान सबमिट करवाना होता था। ये अगर वो ऐसा नहीं कर पाते थे ना तो उनकी जो जमींदार उसकी वो थी ना उसको भूमि उसको नीलाम कर दिया जाता था। इस व्यवस्था में जागीरदारों की अहम भूमिका थी। अब नकारात्मक प्रभाव, स्थायी बंदोबस्त के शासन और जनता पर नकारात्मक प्रभाव पड़े। शासन पर क्या प्रभाव पड़ा भी, भू राजस्व की दर स्थायी होने पर, मान लीजिए भी दर स्थायी थी तो अगर कंपनी के पास भी किसी साल बहुत अच्छी पैदा भी हो जाती थी, लेकिन उनको तो वही जो रेवेन्यू मिलता था ना वही मिलेगा, उसका उन्हें कोई फायदा नहीं होने वाला था। और जनता पर क्या प्रभाव था भी, राजस्व की दर अधिक होने के कारण जमींदार समय समय पर राजस्व को एकत्रित नहीं कर पाए, जिसके कारण जमींदारों से जमीन छीन ली गई। वो सूर्यास्त वाला जो नियम था ना उसके अकॉर्डिंग उनसे जमीन छीन ली जाती थी। अब सकारात्मक प्रभाव क्या पड़ा, स्थायी बंदोबस्त के कुछ सकारात्मक प्रभाव भी हुए, जैसे उपज कम होने की स्थिति में भी दर स्थायी होने के कारण कंपनी को निश्चित राजस्व प्राप्त होता था। किसानों की उन्नति के लिए भी प्रयास किए जाते, जमींदारों द्वारा अपने उपज बढ़ाने के लिए प्रयास किए जाते, जैसे फसलों को अदल बदल कर बोना, उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग किया गया। निष्कर्ष, इस प्रकार स्थायी बंदोबस्त के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव पड़े। यह कंपनी हितैषी तथा किसान विरोधी नीति थी। एक बार दोबारा से इसको रिवीजन कर लेते हैं। स्थायी बंदोबस्त क्या थी भाई,
यह एक भू राजस्व नीति थी भी, जो उनकी आर्थिक उन्नति थी ना, उसका सबसे बड़ा कारण क्या था, उनके द्वारा अपनाई गई विभिन्न प्रकार की भू राजस्व नीतियाँ। ठीक है, और उन भू राजस्व नीतियों में भी सबसे महत्वपूर्ण कौन सी मानी जाती है, स्थायी बंदोबस्त। स्थायी से क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये भाई मतलब एक निश्चित समय के लिए की जाती थी, और बंदोबस्त इसलिए क्योंकि ये एक समझौता था जो जमींदारों के साथ किया जाता था। अब इसका प्रवर्तक कौन था भाई, लॉर्ड कॉर्नवालिस था, जिसने इसको 1793 में इसे फ्रांसिस और जॉन सोर की सहायता से इसको लागू किया था। इसके क्षेत्र कौन कौन से थे भाई, ये कुल 19% भाग पर फैली हुई थी। बंगाल, बिहार, उड़ीसा और आपका बनारस और उत्तरी कर्नाटक, ठीक है, इन भागों पर ये लागू की गई थी। अब इसका आधार क्या किया बनाया गया था, मतलब इसको क्रियान्वयन कैसे किया गया था, जो इसका आधार था वो 1790 से 91 वर्ष को लागू किया गया था। 10/11 भाग तो जो है वो कंपनी को देना होता था, और 1/11 भाग जमींदारों को अपने पास रखना होता था। इसके कुछ अन्य नाम भी हैं, जैसे बिस्वेदारी, मालगुजारी, इस्तमरारी, ठीक है, और जागीरदारी, ये सारी इसी के नाम हैं, स्थायी बंदोबस्त के ही नाम हैं। अब इसकी विशेषता क्या होगी भाई, यह दीर्घकालिक व्यवस्था थी, यह जमींदारों के साथ किया जाने वाला एक समझौता था, और इसे सूर्यास्त का नियम भी कहा जाता है। सूर्यास्त का नियम क्यों कहा जाता है, अगर मान लीजिए जमींदार सूर्य अस्त होने तक अपनी जमींदारी को, जो उनका भू राजस्व है भाई, जितना उनको देना होता है, अगर वो सबमिट नहीं करवा पाते थे तो उनकी जो जमीन थी उसको नीलाम कर दिया जाता था। ये सारे तो हमने उसकी पढ़ लिए। फिर उसका सकारात्मक और नकारात्मक, तो शासन पर उसका नकारात्मक प्रभाव क्या था भाई, क्या प्रभाव था नकारात्मक, कि मान लो अगर भू राजस्व किसी साल बहुत ज़्यादा हो जाता है तो भी उनको कोई लाभ नहीं होने वाला था, क्योंकि उनको तो जो निश्चित है उतना ही मिलना था। अब जमींदारों के साथ क्या हुआ भाई, इसमें ये नकारात्मक प्रभाव है भाई इसके, ठीक है, तो भाई क्योंकि उनको कोई भी लाभ नहीं मिलने वाला था। उसके साथ साथ भाई जमींदारों के से क्या होता था, सूर्यास्त के नियम के अकॉर्डिंग उनकी जमीन छीन ली जाती थी। अब सकारात्मक प्रभाव क्या पड़े भाई इसके, सकारात्मक प्रभाव क्या था कि मान लीजिए भाई किसी साल अगर पैदा कम होती है तो भी सरकार को तो वही निश्चित एक लगान मिलना था ना, तो उनको तो कोई नुकसान होने वाला नहीं था। इसके साथ साथ भाई जमींदारों को ज़्यादा लाभ हो रहा था, तो उन्होंने क्या किया भी, अदल बदल कर फसलें बोना, नई नई तकनीकी अपनाना, ताकि भी पैदावार ज़्यादा हो। तो ये इसके सकारात्मक प्रभाव थे। ठीक है, उसके बाद है भी अंग्रेजों द्वारा अपनाई गई प्रमुख भू राजस्व नीतियों का विस्तार से वर्णन करें। अगर क्वेश्चन इस तरीके से आता है, अगर स्थायी बंदोबस्त का स्पेशल आता है तो हमने वो सारा पढ़ लिया है। अगर सारी एक साथ सारी भू राजस्व नीतियों का विस्तार से वर्णन करो तो फिर सारी हमने जितनी भू राजस्व नीतियां हैं ना उन सब के बारे में पढ़ना है। सबसे पहली कौन सी भी, इजारेदारी या पंचशाला। इस व्यवस्था का प्रवर्तक किसको माना जाता भी, जो पहला गवर्नर जनरल कौन था भी, बंगाल का वारेन हेस्टिंग्स। सबसे अधिक बोली लगाने वाले, ये बंगाल का था भाई, ठीक है। वैसे सबसे पहला गवर्नर जनरल कौन है भाई, लॉर्ड विलियम बेंटिक है, लेकिन बंगाल का वारेन हेस्टिंग्स है। सबसे अधिक बोली लगाने वाले को ठेका दे दिया जाता था। यह ठेका 5 वर्षीय था। 1777 में इसे 1 वर्षीय कर दिया गया था, ठीक है। इसको 5 वर्षीय व्यवस्था भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसमें 5 वर्ष में का समझौता किया जाता था, लेकिन 1777 में इसे कम करके 1 वर्ष कर दिया गया। स्थायी बंदोबस्त हम पढ़ चुके हैं। अगर मतलब ये सारियों के अंदर पूछा जाए तो आप इसमें क्या लिखोगे, कंपनी द्वारा जमींदारों के साथ समझौता किया जाता है। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस के क्षेत्र में विकसित थी। इसका प्रवर्तक लॉर्ड कॉर्नवालिस था। इसका संपूर्ण भूमि के 19% भाग पर था। कंपनी को 10/11 भाग और जमींदार को 1/11 भाग प्राप्त होता था। राजस्व की दर स्थायी थी। तो ये आप जब अगर इस तरीके से पूछा जाए तो आपको इतना ही लिखना है, ठीक है। रैतवाड़ी व्यवस्था, ये व्यवस्था सीधे किसानों के साथ की जाती थी। टॉमस मुनरो के द्वारा मद्रास में 1820 में 12 माइल क्षेत्र में 12 माइल क्षेत्र में किसने की थी भी, अलेक्जेंडर रीड ने, और बंबई में अल्फिस्टन के द्वारा इसे लागू किया गया था। राजस्व एकत्रित की सारी जिम्मेदारी किसान पर होती थी। भूमि के कुल 51% क्षेत्र पर थी। जो ये वाली वो थी ना, वो 51% क्षेत्र पर थी भी महलवाड़ी व्यवस्था। इस व्यवस्था में राजस्व एकत्रित की जिम्मेदारी पूरे गांव की होती थी। यह व्यवस्था 1822 में होल्ट मैकेंजी के द्वारा लागू की गई थी, ठीक है। ये 1822 में होल्ट मैकेंजी के द्वारा। यह उत्तर प्रदेश, देखो भाई रैतवाड़ी कहाँ कहाँ पर थी, जो रैतवाड़ी थी वो भी 12 माइल क्षेत्र में अलेक्जेंडर रीड ने की थी, और मद्रास में मुनरो ने की थी, और बंबई में एल्फिस्टन ने। अब जो महलवाड़ी व्यवस्था है वो भी 1822 में होल्ट मैकेंजी के द्वारा लागू की गई। यह उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत और पंजाब में लागू की गई थी। यह कुल भूमि के 30% क्षेत्र पर थी। निष्कर्ष, ब्रिटिश कंपनी के द्वारा विभिन्न भू राजस्व को जो नीतियां अपनाई गई थी वे विभिन्न क्षेत्रों में थी तथा सबकी अपनी अपनी अलग अलग विशेषताएं थी। तो सबसे हमने स्थायी बंदोबस्त भी सबको आता है, ठीक है। उसके अलावा हमने कौन सा पढ़ा था, एक पंचशाला पढ़ा था और
जिसका इजारेदारी भी बोली जाती है। तो उसको किसने लागू किया था भाई? जो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग्स, उसने लागू किया था भाई। और उसमें क्या होता था कि जो दर थी वो 5 साल तक निश्चित की जाती, लेकिन 1777 में उसको 1 वर्षीय कर दिया गया था। उसके बाद स्थायी बंदोबस्त हम पढ़ चुके हैं, हम पढ़ेंगे भाई रैतवाड़ी बंदोबस्त। रैतवाड़ी कैसे किया जाता था भाई? रैत का मतलब क्या होता है? किसान। तो इसी किसानों के साथ ये समझौता किया जाता था। इसे सबसे पहले भाई 1820 में किसने लागू किया था? जो मद्रास वाला क्षेत्र है उसमें, जो मद्रास वाला है ना, उसमें किसने किया था भाई? टॉमस मुनरो ने। और जो 12 माइल क्षेत्र था वो अलेक्जेंडर रीड ने। और बम्बई वाले में एल्फिस्टन ने भाई इसको चलाया था, ठीक है, इस व्यवस्था को। जो रैयतवाड़ी थी ये कितने प्रतिशत क्षेत्र पर थी भी? टोटल जो रैयतवाड़ी थी वो 51% क्षेत्र पर थी। और क्या था भी? इसमें सीधा किसानों के साथ समझौता किया जाता था। फिर है महलवाड़ी। महल का मतलब होता है भी पूरा गांव। तो इसमें किसी किसान या किसी जमींदार के साथ समझौता नहीं होता था, पूरे के पूरे गांव के साथ इसमें समझौता होता था। इसको किसने किया था भाई? 1822 में होल्ट मैकेंजी के द्वारा इसे लागू किया गया था। अब ये थी कहाँ पर भाई? पंजाब, मध्य प्रांत और उत्तर प्रदेश में से लागू किया गया था। कुल भूमि के ये 30% क्षेत्र पर लागू की गई थी। हो गई भी सारी की सारी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। औपनिवेशिक भारत में कृषि के व्यवसायीकरण का वर्णन करें, इसका क्या प्रभाव रहे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं भी कृषि का व्यवसायीकरण करने का मतलब क्या होता है। कृषि के व्यवसायीकरण का मतलब होता है भी नकदी फसलें, ठीक है, जिनको बाजार में बेचकर अधिक धन प्राप्त किया जा सके, ऐसी फसलों को उगाने पर बल दिया जाता था। ये तभी कृषि का व्यवसायीकरण, जबकि पहले इतना नहीं होता था, ठीक है। भी जरूरत से अगर थोड़ा बहुत अगर एक्स्ट्रा है तो उसको बेच दिया जाता। लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया भाई? सारा ही मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो नकदी फसलें हैं ना, उन्हीं को उगाने के लिए बेकारी क्या उसके लिए उन्होंने अलग अलग जैसे 3 कठिया पत्ती, ठीक है, ये पर अलग अलग जैसे दुबला हाली, ये सारी कृषि से जुड़ी हुई व्यवस्थाएं हैं, ठीक है। तो भूमिका 19वीं सदी के मध्य तक भारतीय कृषि पूरी तरह से आत्मनिर्भर थी। 1860 के आसपास कुछ ऐसे परिवर्तन हुए कि कृषि की आवश्यकता और उत्पादन के महत्व में परिवर्तन हो गया। कृषि का व्यवसायीकरण। कृषि के व्यवसायीकरण का अर्थ है नकदी फसलों को अधिक उगाना। नकदी फसलें वे होती हैं जिन्हें बेचकर किसान अधिक लाभ कमाता है। जैसे भाई सबको पता है कपास, चाय, अफीम, कॉफी, नील, जूट आदि। इसका आधार ब्रिटिश साम्राज्यवाद की आवश्यकताओं की पूर्ति करना था। अब इसका आधार क्या था भी? ब्रिटिश साम्राज्यवाद की जो आवश्यकताएं हैं उन्हें उनकी पूर्ति करना। असम को चाय का केंद्र बना दिया गया। 1835 में चाय बगान और 1838 में असम में चाय कंपनी की स्थापना की। 35 में तो चाय बगान बनाया और 1838 में असम में चाय कंपनी की स्थापना की गई। जूट बंगाल में अधिक होता था। इसके साथ कपास, नील, अफीम की खेती बड़े स्तर पर की जाने लगी। अफीम का व्यापार चीन के साथ होने लगा। ब्रिटिश लोगों ने इसमें निवेश करना आरंभ कर दिया। यद्यपि ब्रिटेन से पहले भी भारत में नकदी फसलों का उत्पादन होता था, परंतु उन्होंने कृषि के व्यवसायीकरण को बड़े स्तर पर बढ़ावा दिया, ठीक है भाई। इससे पहले भी होता था, लेकिन जो ब्रिटेन वाले आए ना, उन्होंने कृषि के व्यवसायीकरण पर बड़े स्तर पर इन्होंने इसको बढ़ावा दिया। अब कृषि की अर्थव्यवस्था से जुड़ी प्रथाएं कौन कौन सी थी भी? ददनी प्रथा, जिसमें अग्रिम राशि देकर काम करवाया जाता था, ठीक है, ददनी प्रथा हो गई। कमियोटी प्रथा, ये कमियां जाती थी, ठीक है। दुबला हाली प्रथा, इसमें भी दुबला हाली नाम के जो दास होते थे उनसे रिलेटेड थी। 3 कठिया प्रथा भाई, 3/20 भाग पर आपको नील की खेती करनी ही करनी थी। आपको पता ना 3 कठिया प्रथा की समाप्ति किसके द्वारा होती है? चंपारण 1917 में जो चंपारण आंदोलन होता है ना, गांधी जी के द्वारा किया जाता है, उसके द्वारा इसकी समाप्ति होती है 3 कठिया प्रथा की। प्रभाव। कृषि के व्यवसायीकरण के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव पड़े। अब सकारात्मक क्या होगा भाई? नकदी फसलों के क्षेत्र में लगातार वृद्धि होगी। किसानों की शोषणकारी जमींदारों से मुक्ति मिली। कुछ क्षेत्र जैसे फसलों से जुड़ गए, जैसे कि चाय, असम, जूट, बंगाल, नील, ठीक है भाई। जैसे चाय कहाँ से? असम से, जूट बंगाल से, नील बंगाल और बिहार से। कृषि में उत्पादन बढ़ाने के लिए नई नई तकनीकों का प्रयोग किया, जिसके कारण उत्पादन में तेजी से वृद्धि हुई भी। अब सबसे पहले देखो, एक बार सारा कर लेते हैं, फिर इसको एक बार रिवीजन कर लेंगे। नकारात्मक। कृषि भूमि पर लगातार बोझ बढ़ता गया। कृषि भूमि पर बोझ बढ़ने से किसानों की स्थिति दयनीय हो गई। अधिक खाद उर्वरक के प्रयोग से भूमि के जो उपजाऊ क्षेत्र थे भी उसमें भी उपजाऊपन में भी कमी आ गई। वास्तविक लाभ ब्रिटेन को ही हुआ, किसानों को तो केवल शोषण हुआ। आत्मनिर्भर कहे जाने वाले गांव का पतन होना आरंभ हो गया। अब देखो भी कृषि का व्यवसायीकरण क्या होता भी? वैसे तो पहले तो कृषि बिल्कुल पूरी तरह से भारतीय कृषि थी वो आत्मनिर्भर थी, लेकिन 1860 के आसपास कृषि उत्पादन और आवश्यकता में धीरे धीरे परिवर्तन आना हुआ। अब कृषि के व्यवसायीकरण का अर्थ क्या होता है भी? नकदी फसलों को उगाना। अब नकदी फसलें कौन सी होती हैं? वे फसलें जिनको किसान बाजार में बेचकर अधिक लाभ कमाता है, अधिक पूंजी
प्राप्त करता है, जैसे कि भाई कपास, नील, जूट, चाय, कॉफ़ी, ठीक है, ये सारी कैसी हैं, नकदी फसलें हैं। तो इनका जो आधार था ना वो ब्रिटिश वाले थे ना, ब्रिटिश उपनिवेशवाद की अपनी अपनी जो खुद की आवश्यकताएं थी उनकी पूर्ति, ठीक है, आर्थिक आवश्यकता की पूर्ति करना था साम्राज्यवाद की। तो भाई 1835 में क्या होता है, असम चाय बागान बनाया जाता है और 1838 में असम चाय कंपनी की स्थापना कर दी जाती है। इसके साथ साथ भाई जैसे नील कहाँ होता है, भाई बंगाल और बिहार में, जूट कहाँ होता है, बंगाल में, पश्चिमी बंगाल में सबसे ज़्यादा होता है ना जूट। तो इसके साथ साथ और कपास, नील, अफीम, अफीम का व्यापार चीन के साथ किया जाने लगा। इससे पहले भी भारत में जो है नकदी फसलें उगाई जाती थी, लेकिन जो अंग्रेज है ना इन्होंने बड़े स्तर पर इसको उगाया। अब कृषि व्यवस्था से जुड़ी हुई प्रथाएं कौन कौन सी हैं, पहली ददनी प्रथा हो गई भी, दूसरी ददनी कौन सी होती है जिसमें अग्रिम धनराशि दी जाती है, कमयोटी प्रथा, दुबला हाली प्रथा और तीन कठिया प्रति का 1917 में चंपारण आंदोलन के द्वारा समाप्त कर दिया जाता है। इसके कुछ सकारात्मक प्रभाव हुए और कुछ नकारात्मक। अब सकारात्मक प्रभावों में आप क्या देखेंगे, देखिए इससे क्या हुआ, कृषि के उत्पादन में वृद्धि हुई और जो निजी मतलब नकदी फसलों का क्षेत्र था ना उसमें भी लगातार वृद्धि हुई और जमींदारों के शोषण से इसमें मुक्ति मिली, ठीक है। ये सारे कुछ स्पेशल क्षेत्र बन गए, जैसे चाय असम में होती थी, बंगाल जो आपका जूट था वो पश्चिमी बंगाल में होता था, नील आपकी बंगाल और बिहार में होती थी। तो ये तो हो गए इसके सकारात्मक प्रभाव, भी उत्पादन में वृद्धि होना, नई नई तकनीकों का प्रयोग करना। और नकारात्मक प्रभाव क्या हुए भी कृषि को भूमि पर लगातार क्या हो गया, भी दबाव बढ़ता गया, क्योंकि नकदी फसलों की वजह से इस दबाव बढ़ने से भी क्या हुआ, किसानों की जो स्थिति थी वो भी दयनीय होती गई। जो कभी आत्मनिर्भर गांव कहे जाते थे वो भी, उनका भी पतन होना आरंभ हो गया। और इसका लाभ सिर्फ किसको हुआ भाई, ब्रिटेन वालों को हुआ, जमींदारों को हुआ। इनका तो सिर्फ, किसानों का तो सिर्फ शोषण हुआ। अधिक खाद उर्वरक प्रयोग करने से जो जमीन की जो उपजाऊपन था वो भी समाप्त हो गया, ठीक है, हो गया भी। नेक्स्ट, ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान हुए विउद्योगीकरण की प्रक्रिया का वर्णन करें। अब विउद्योगीकरण क्या होता है, मान लीजिए किसी देश की जो आर्थिक व्यवस्था है, उससे जुड़ी हुई कोई आर्थिक गतिविधियां हैं, उद्योग धंधे हैं, धीरे धीरे उनका कम होना, ठीक है, वो क्या होता है, विउद्योगीकरण। अब जिस देश में औद्योगिक, सबको पता भी औद्योगिक क्रांति की आरंभ कहाँ से होती है, ब्रिटेन से। जिस देश में औद्योगिक क्रांति आरंभ होती है उसी के द्वारा भारत का विउद्योगीकरण करना कितनी शर्मनाक घटना है भाई। जिस देश में औद्योगिक क्रांति का आरंभ हुआ उसके द्वारा भारत को अपना उपनिवेश बनाए जाने के कारण अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए आर्थिक संसाधनों तथा उद्योगों का प्रयोग करना कितने दुर्भाग्य की बात है। विउद्योगीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें किसी देश या क्षेत्र के आर्थिक संसाधनों का, उद्योगों का तथा उससे संबंधित सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन है, ठीक है। भारत में विउद्योगीकरण के ऊपर सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने प्रकाश डाला था। भी सबसे पहले किसने बताया था विउद्योगीकरण के बारे में, धन का निर्गमन और विउद्योगीकरण दोनों के बारे में कौन बताते हैं, दादा भाई नौरोजी। जो 1813 का जो चार्टर एक्ट होता है उसके द्वारा क्या किया जाता है कि भारत में मुक्त व्यापार को अपनाया गया। भारतीय बाजारों में ब्रिटिश से आयात वस्तुओं की भरमार हो गई। ब्रिटिश सत्ता को अपने निर्मित सामान को बेचने के लिए बाजार उपलब्ध हो गए। इस विउद्योगीकरण प्रक्रिया का भारत पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। अब इसके तो भाई सारे ही नकारात्मक प्रभाव पड़ेंगे, कोई सकारात्मक प्रभाव तो पड़ेगा नहीं, क्योंकि आप क्वेश्चन को भी समझ सकते हैं, जब विउद्योगीकरण है तो उसका भारत पर सकारात्मक प्रभाव पड़ ही नहीं सकता, ठीक है। तो जितने भी पड़ेंगे सारे नकारात्मक प्रभाव पड़ेंगे। सबसे पहले विउद्योगीकरण है क्या भाई, हम भूमिका में क्या लिखेंगे कि जिस देश में विउद्योगिक क्रांति का आरंभ हुआ उसी देश के द्वारा भी भारत का जो है विउद्योगीकरण करना कितनी शर्म की बात है। अब विउद्योगीकरण क्या होता है, किसी देश से जुड़ी हुई कोई भी आर्थिक गतिविधि, उसके उद्योग धंधों को धीरे धीरे कम करना, ठीक है, वो क्या कहलाता है, विउद्योगीकरण की प्रक्रिया कहलाती है। विउद्योगीकरण के बारे में सबसे पहले किसने बताया भाई, दादा भाई नौरोजी ने। जो 1813 का चार्टर एक्ट पास किया गया था उससे क्या अपनाया गया भी, मुक्त व्यापार की नीति अपनाई गई, क्योंकि सबको पता है चाय और अफीम का व्यापार छोड़कर बाकी सबके जो वो था वो सबके लिए खोल दिया गया था। तो मुक्त व्यापार की नीति अपनाई गई थी। अब उससे क्या हुआ भाई, जो भारतीय बाजार हैं वो ब्रिटेन में निर्मित सामानों से भर गए, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, आयात और निर्यात दोनों ही प्रभावित हुए और भारत पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। अब प्रभाव क्या पड़े, विउद्योगीकरण की प्रक्रिया ने भारत में एक तरफा मुक्त व्यापार को बढ़ावा दिया। भारत के परंपरागत हस्तशिल्प उद्योगों का पतन हो गया। भारत के लौह और इस्पात उद्योग कच्चे माल की उपलब्धता के कारण बहुत उन्नत स्थिति में थे, परंतु विउद्योगीकरण द्वारा इसका भी पतन आरंभ हो गया, क्योंकि ये उद्योग भी
ब्रिटेन की कंपनियों में बने तैयार माल की होड़ नहीं कर सके। वे लोहा इस्पात उद्योग जो कि बहुत उन्नत स्थिति में था, कच्चा माल क्योंकि यहाँ पर पूरा था भी इसके लिए, लेकिन वो भी नहीं कर सके क्योंकि जो ब्रिटेन से जो माल कंपनियों से बन के आता था ना, उसकी ये भी होड़ नहीं कर सके। ब्रिटेन सरकार के द्वारा विभिन्न नीतियाँ अपना कर केवल लगान बढ़ाने पर ध्यान दिया गया, जिसके कारण किसानों की स्थिति और भी दयनीय हो गई। मतलब उन्होंने सिर्फ जो बुरा जसम नीतियाँ अपनाई ना, उनसे सिर्फ लगान बढ़ाने पर ध्यान दिया गया। बंगाल अपने जूट उद्योग के लिए काफ़ी प्रसिद्ध था, परंतु ब्रिटिश उत्पादों ने इस उद्योग की प्रसिद्धि को भी खत्म कर दिया। शहरों में जीवन यापन करना बहुत कठिन हो गया, जिसके कारण गांव की तरफ पलायन बढ़ा। भाई जो कृषि का वाणिज्यकरण था, उससे तो क्या हुआ था भाई, जो आत्मनिर्भर गांव थे उनका पतन होना आरंभ हो गया, और जब भी औद्योगिकरण की बारी आई तभी शहरों में जीवन यापन करना बहुत कठिन हो गया, जिसके कारण गाँव की तरफ पलायन बढ़ा। निष्कर्ष, इसमें कोई संदेह नहीं है कि अंग्रेजों की विउद्योगीकरण नीति का भारत पर बहुत ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव पड़ा। जॉन सुल्विन ने कहा है भी हमारी व्यवस्था कुछ ऐसी है जो गंगा घाटी से सभी अच्छी चीज़ों को सोख कर और टेम्स नदी में आकर निचोड़ देती है। ये किसने बोली थी भी? जॉन सुल्विन ने बोली थी। ये लाइन आप लिख सकते हैं। अब है धन का निष्कासन। धन का निष्कासन का अर्थ क्या था भी कि ब्रिटेन के साथ होने वाला वो धार्मिक आर्थिक हस्तांतरण जिसके बदले में भारत को किसी प्रकार का कोई भी आर्थिक, वाणिज्यिक, भौतिक कोई भी प्रकार कोई भी लाभ ना मिलता हो, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है भाई? आपका धन का निष्कासन। भारत से ब्रिटेन को होने वाला आर्थिक हस्तांतरण जिसके बदले भारत को किसी प्रकार का आर्थिक, वाणिज्यिक, भौतिक प्रतिलाभ प्राप्त नहीं होता है। धन के निष्कासन का वर्णन सबसे पहले दादा भाई नारोजी ने किया था। इससे संबंधित काफ़ी पुस्तकें लिखी थी, जिसमें पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया सबसे प्रमुख है। इस सिद्धांत को सबसे पहले कलकत्ता के अधिवेशन 1896 में रखा गया। आर.सी. दत्ता, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, जी.बी. जोशी ने इस सिद्धांत का समर्थन किया, वहीं पर सर सैयद अहमद खान ने इसका विरोध किया था। ठीक है भाई, ये भी हम पढ़ चुके हैं। हमने इसमें एक तो कृषि का इसका एक तो हमने विउद्योगीकरण पढ़ लिया, उसके साथ साथ हमने जो धन के निष्कासन का सबसे पहले वर्णन कौन करते हैं? दादा भाई नारोजी ने किया है, और उन्होंने ही भाई बताया है कि कैसे जो ब्रिटेन को धन जा रहा है उससे भारत वालों को कोई भी लाभ नहीं मिल रहा है, तो उससे हमारा क्या हो रहा है? आर्थिक नुकसान हो रहा है बेफालतू का। ठीक है, ये सारी चीज़ें इन्होंने बताई इसमें। अंग्रेजों द्वारा भारत में रेलवे के विकास में क्या कारण थे? प्रक्रिया तथा प्रभाव का वर्णन भी क्यों किया गया था रेलवे का विकास? तो भूमिका सबसे पहले सबको पता भी 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाना के बीच उपनिवेशिक सरकार के द्वारा चलाई गई थी। अब इसका उद्देश्य क्या था? भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा रेलों के विकास का प्रमुख उद्देश्य भारत में उपलब्ध उद्योगों के लिए कच्चे माल को निर्यात के लिए विभिन्न बंदरगाहों तक पहुंचाना तथा ब्रिटेन में निर्मित माल के आयात को सुलभ बनाना था। अब मैं आपको इजी लैंग्वेज में बता देती हूँ क्या था इनका जो प्रमुख उद्देश्य। वो क्या था कि जो भारत में जो है ना कच्चा माल है उसे ब्रिटेन तक निर्यात करने के लिए विभिन्न बंदरगाहों तक पहुंचाने के लिए है जो है रेलों का विकास किया गया, और जो ब्रिटेन में जो माल तैयार हो गया उसको भारत में वापस लाने के लिए बाजार के लिए भी। ठीक है, फिर है कि विकास 1800। अब इसका विकास कैसे कैसे होता है? जो रेलवे का विकास है वो कैसे कैसे होता है? सबसे पहले तो 31 से 32 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय सबसे पहले इसका प्रस्ताव रखा जाता है भी, रेल निर्माण की बात की कही जाती है, और 1844 में बापगाड़ी का प्रस्ताव रखा गया। भारत में जो पहली रेल चली थी भाई उसका कार्य किसने किया था? ग्रेट पेंसुलर कंपनी थी एक, उसके द्वारा इसका कार्य किया गया था। यह एक प्राइवेट कंपनी थी। इन्होंने क्या किया था भाई? 5% लाभांश और उसके बदले में 5% लाभांश और ऋण की अदायगी। ठीक है, ये इन्होंने वो रखी थी। और सबसे पहले 1902 में लॉर्ड कर्जन के टाइम पर भाई रेलवे आयोग का निर्माण होता है। ठीक है, उसके रेलवे के विकास के लिए। और रेलों का विकास सबसे अधिक किसके टाइम पर होता है? लॉर्ड कर्जन के टाइम पर होता है। 1905 में रेलवे बोर्ड का गठन किया जाता है। 1920 में एक्वर्थ आयोग बना जिसने सिफारिश की भी आम बजट रेलवे बजट से अलग होना चाहिए। 1924 में ऐसा कर दिया गया। देवराय समिति की सिफारिश पर 1 फरवरी 2017 को रेलवे बजट और आम बजट को एक बार फिर से एक कर दिया गया। जो अभी फिलहाल है भाई वो एक ही बजट आता है, रेलवे बजट और आम बजट। ठीक है, तो 1902 में सबसे पहले भाई लॉर्ड कर्जन के टाइम पर रेलवे
आयोग का गठन किया जाता है और सबसे अधिक रेलों का विकास लॉर्ड कर्जन के टाइम पर होता है। 1905 में रेलवे बोर्ड का गठन किया जाता है। 1920 में एक समिति एकवर्थ आयोग बनता है, वो कहता है कि रेलवे आयोग जो रेलवे बजट है और आम बजट है इनको अलग अलग कर दिया जाए, तो 1922 से इसको अलग कर दिया जाता है। 2017 में जो देवराय समिति बनती है उसके अकॉर्डिंग भी दोनों को फिर से एक कर दिया जाता है। विपिन चंद्र कहते हैं भी भारत में रेलों के विकास का भारतीय जनता के सांस्कृतिक सामाजिक आर्थिक जीवन पर काफी प्रभाव पड़ा। दादा वो जो बाल गंगाधर तिलक हैं वो इसको बिल्कुल विपरीत थे भाई, वो उन्होंने कहा था कि भारत में जो है रेलों का विकास करना भाई दूसरे की पत्नी का श्रृंगार करने जैसा है। ठीक है, ये बात किसने कही थी? बाल गंगाधर तिलक ने कही थी। तो विपिन चंद्र क्या कहते हैं कि भारत में रेलों का विकास भारतीय जनता के सांस्कृतिक सामाजिक और आर्थिक जीवन पर काफी प्रभाव पड़ा। रेलों के विकास के कारण ही ब्रिटिश वास्तव में भारतीय जीवन में प्रवेश पा सके, भारतीयों को विकासशील विश्व मंडी से जोड़ सके। बाल गंगाधर तिलक कहते हैं भारत में रेलों का विकास दूसरे की पत्नी का श्रृंगार करने जैसा है। निष्कर्ष, इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारत में रेलों का विकास ब्रिटिश सरकार द्वारा सिर्फ अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए किया गया था, परंतु इसने भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना जगाने में अहम भूमिका निभाई थी। बैंकिंग विकास 1770 में यूरोपीय पद्धति पर आधारित पहला बैंक बैंक ऑफ हिंदुस्तान था। 1806 में बैंक ऑफ बंगाल, 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे। यहाँ पर भी एक बैंक और कोई बता रहा था भी, कोई सी और बैंक का नाम ले रहा था, शायद अवध बैंक बता रहे थे, एक बार आप उसको कन्फर्म कर लेना। ठीक है, उन्होंने बताया था भी अवध बैंक सबसे पहला बैंक था। ठीक है, तो 1770 में यूरोपीय पद्धति पर आधारित पहला बैंक बैंक ऑफ हिंदुस्तान था। 1806 में बैंक ऑफ बंगाल, 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे और 1865 में बैंक ऑफ इलाहाबाद की स्थापना करी। इन तीनों को मिलाकर 1921 में गोरेवाली की समिति पर इन तीनों को मिलाकर इंपीरियल बैंक बना दिया गया। ठीक है, और 1 जुलाई 1955 को इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया तथा अब इसका नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। कई बार छोटे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है भाई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया किसका नाम था, पहले कौन सा बैंक था, तो इंपीरियल बैंक था। 1894 में पहला भारतीय बैंक पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना लाला हरकिशन के द्वारा की गई थी। शायद उन्होंने यहाँ बताया था भाई। ठीक है, पहला भारतीय बैंक कौन सा था? अवध बैंक था। 1894 में पहला भारतीय बैंक पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना लाला हरकिशन के द्वारा की गई थी। 1 अप्रैल 1935 को भारतीय केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना आरबीआई एक्ट 1934 के द्वारा 5 करोड़ की राशि से की गई थी। उसका राष्ट्रीयकरण कब होता भाई? 1 जनवरी 1950 को। ठीक है, बैंकों वाला भी इतना ज़्यादा कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है भाई। रेलों के विकास के साथ थोड़ा हमने बैंकों वाला भी पढ़ लिया। अंग्रेजों द्वारा अपनाई गई विभिन्न नीतियों का भारत पर क्या आर्थिक प्रभाव पड़ा? अब इसमें जो उन्होंने सारी नीतियां हैं ना उनकी, वो सारी हमें थोड़ी थोड़ी बतानी है। भूमिका, भारत में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनाई गई विभिन्न आर्थिक नीतियों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को खोखला बना दिया। इन नीतियों में ब्रिटेन भू राजस्व नीति, कृषि का व्यवसायीकरण, विउद्योगीकरण, धन का निष्कासन प्रमुख हैं। प्रभाव, कृषि क्षेत्र का विनाश, ब्रिटिश भारत में आर्थिक क्रियाकलापों को बढ़ावा दिया गया। शुरुआती समय में कृषि ही प्रमुख व्यवसाय थे, परंतु अंग्रेजों द्वारा विभिन्न भू राजस्व नीतियां अपनाकर ब्रिटेन सरकार ने इसे भी बर्बाद कर दिया। जो कृषि क्षेत्र था भी उसका भी विनाश कर दिया, क्योंकि पहले आत्मनिर्भर थे, लेकिन इनके द्वारा जो विभिन्न भू राजस्व नीतियां अपनाई गई थी उससे क्या हुआ भी? किसानों का शोषण। अंग्रेजों द्वारा नकदी फसलों की खेती पर जोर दिया गया, क्योंकि इन फसलों की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बहुत ज्यादा मांग थी, जैसे नील, कपास, जूट, चाय, कॉफी आदि। होने वाले अतिरिक्त लाभ में भारतीय किसानों को कोई भी फायदा नहीं हुआ। भारतीय किसानों से जबरन नकदी फसलों की खेती करवाई गई। 3 कठिया पत्ती जैसी नीतियों के द्वारा किसानों का शोषण हुआ। धन का निर्गमन, भारत से ब्रिटेन को होने वाले धन का हस्तांतरण जिसके बदले भारत वालों को कोई भी किसी प्रकार का आर्थिक भौतिक प्रतिलाभ नहीं मिला, धन का निर्गमन कहलाया। दादाभाई नौरोजी के द्वारा इसकी कड़ी आलोचना की गई। धन का निर्गमन, खाद्य सुरक्षा का संकट, अंग्रेजों के द्वारा केवल नकदी फसलों के उत्पादन पर जोर दिया गया, जिसके कारण खाद्य फसलों का उत्पादन भी कम हो गया। यह देश के लिए भारी खाद्य सुरक्षा का संकट हो गया। कुटीर तथा हस्तशिल्प उद्योगों का पतन, अंग्रेजों द्वारा परंपरागत भारतीय उद्योग तथा हस्तशिल्प उद्योगों को खत्म कर दिया गया। भारत को कच्चे माल का आपूर्तिकर्ता तथा तैयार माल का बाजार बनाकर रख दिया। भारत में बने माल यूरोपीय मालों के साथ स्पर्धा नहीं कर सके। अब हमने इसमें क्या कौन कौन से पॉइंट पढ़े हैं भाई? सबसे पहले हमने कौन सा पढ़ा भी? कृषि क्षेत्र का विनाश करना, क्योंकि उन्होंने जो भू राजस्व नीतियां अपनाई ना उनसे क्या हुआ भाई? किसानों का लगातार शोषण हुआ। उसके साथ साथ दूसरा पॉइंट क्या था भाई? किसानों का शोषण। उसमें क्या लिखा हमने कि जो किसानों का शोषण भी किस प्रकार से, जो नकदी फसलें थी ना उनकी बाजार में बहुत अधिक मांग थी, लेकिन जो किसान थे उनको तो उसका जो असली लाभ था वो मिलता ही नहीं था।
ठीक है, उनसे बल्कि जो खेती की उपजाऊपन था ना वो कम होता जा रहा था। धन का निर्गमन सबको पता भी, दादा भाई नारोजी ने इसका वर्णन किया है। जो ब्रिटेन को जो धन जा रहा है उसके बदले भारतीयों को कोई आर्थिक प्रतिलाभ नहीं मिल रहा है। खाद्य सुरक्षा का संकट, क्योंकि नकदी फसलें अधिक उगाई गई तो जो खाद्य फसलें थी उनका उत्पादन कम होने लग गया। और कुटीर और हस्तशिल्प उद्योगों का पतन, उनका उद्योगों का पतन कैसे हुआ? कुटीर और हस्तशिल्प उद्योगों का, क्योंकि जो ब्रिटेन में जो कंपनियों में माल बनता था उसकी प्रतिस्पर्धा भी ये कैसे कर सकता था? भारतीय माल, ठीक है। जो हस्तशिल्प उद्योग थे तो धीरे धीरे उनका भी पतन होना आरंभ हो गया। फिर है भी पारंपरिक अर्थव्यवस्था पर संकट भी। अंग्रेजों के भारत आने के कारण वह देश जो आत्मनिर्भर था उसकी अर्थव्यवस्था अंग्रेजों पर निर्भर होगी। जो पारंपरिक अर्थव्यवस्था थी भी उस पर भी संकट आ गया। अब सकारात्मक प्रभाव क्या हो गए? थोड़े बहुत सकारात्मक प्रभाव भी पड़े हैं। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा रेलों का नेटवर्क बन गया। इसने भारत को दूसरे दुनिया के साथ जोड़ने में मदद मिली। अंग्रेजों द्वारा विभिन्न शिक्षा नीतियां अपनाई गई। भारत में प्रचलित विभिन्न कुप्रथाएं जैसे ठगी प्रथा, सती प्रथा को जड़ से खत्म किया गया। आधुनिक सड़क, तार, टेलीफोन, ठीक है भाई, सबकी नींव ब्रिटिश काल में ही रखी गई थी। राष्ट्रवाद की भावना का विकास हुआ। अब D.H. बुकानन क्या बोलते हैं भी? अलग थलग पड़े आत्मनिर्भर गांवों को, जो अलग थलग पड़े थे भी, जो खुद आत्मनिर्भर थे, ठीक है, उनको कवच का इस्तेमाल की रेल ने बेद कर उसकी प्राण शक्ति को छीन लिया भी। जो गाँव का जो आत्मनिर्भरता थी वो किसने छीन ली भी? रेलों ने छीन ली। बेद कर उसकी प्राण शक्ति को छीन लिया। सकारात्मकता से अधिक नकारात्मक प्रभाव अधिक थे। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा अभी? इसका जो भारतीय किसान है भी उनका किस प्रकार से शोषण किया गया, धन का निर्गमन पड़ा, खाद्य सुरक्षा का संकट पड़ा, और कृषि तथा जो औद्योगिक मतलब हस्तशिल्प और उद्योगों का पतन पड़ा भी। जो आत्मनिर्भरता थी, पारंपरिक अर्थव्यवस्था, उस पर संकट पड़ा। फिर कुछ सकारात्मक प्रभाव पड़े। इसके साथ साथ एक पॉइंट और था भी, जो था कृषि क्षेत्र का विनाश, ठीक है, कृषि क्षेत्र का विनाश होना। वेलजली की सहायक संधि जहां कंपनी को सैन्य और वित्तीय दृष्टिकोण से मजबूत करने में सफल रही, वहीं भारतीय राज्यों के लिए विश्व युद्ध हुई। चर्चा करें भाई, जो वेलजली की सहायक संधि थी वो भाई कंपनी को सैन्य और वित्तीय दृष्टिकोण से मजबूत करने में सफल रही, लेकिन भारतीय राज्यों के लिए विश्व युद्ध हुई। चर्चा करें। सबको पता भी सहायक संधि क्या थी, किसने लागू की थी भाई? सबसे पहले इसको किसने प्रयोग किया था? जो फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले था ना, उसने इसको प्रयोग किया था। लेकिन भारत मेन इसका जो संस्थापक है वो कौन माना जाता है? लॉर्ड वेलजली माना जाता है। 1798 में सबसे पहले जो हैदराबाद का निजाम था ना, उसने इसको स्वीकार किया था। अब इसके अंतर्गत होता क्या था भाई? जो भारतीय रियासत इस संधि को स्वीकार करती थी उसे क्या करना होता था भी? एक ब्रिटिश रेजिडेंट अपने राज्य में रखना होता था। ये जो ब्रिटिश रेजिडेंट है ये उसको भाई जो सलाह है उसको देने में कार्य उसका काम करता था। इसके साथ साथ उनको जो है जो देसी रियासत थी उसको एक ब्रिटिश सेना अपने खर्च पर रखनी होती थी। ना वो उसकी अनुमति के उनकी अनुमति के बिना ना तो किसी दूसरे राष्ट्र के साथ युद्ध अथवा संधि कर सकता था। दूसरा किसी अन्य यूरोपीय शक्ति को ना ही वो अपने उसमें व्यापार करने की या उसको नौकरी दे सकता था। इसके बदले में इन्होंने कहा था कि हम कोई भी आंतरिक हस्तक्षेप नहीं करेंगे भी, ब्रिटेन वाले नहीं करेंगे। लेकिन असलियत में ऐसा नहीं होता। क्या करते हैं भी? अधिक से अधिक क्या करते हैं? आंतरिक हस्तक्षेप करते हैं। ये जो है देसी रियासतें दिवालिया हो जाती हैं। क्यों हो जाती हैं? क्योंकि इनको एक बहुत बड़ी सेना रखनी पड़ती है, उसका खर्च तो इनको उठाना पड़ता है। सैनिक दृष्टि से भी कमज़ोर हो जाते हैं क्योंकि इनके पास अपनी तो कोई सेना रहती नहीं है। तो इसके सारे जो है नुकसान ही होते हैं। धीरे धीरे जो देसी रियासतें हैं वो बिल्कुल कमज़ोर हो जाती हैं और जनता पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, ये था भी सारा। एक बार आप इसमें से पढ़ लेते हैं। अंग्रेजों द्वारा भारत में अपनाई गई साम्राज्यवाद की नीतियों में सबसे प्रमुख नीति थी सहायक संधि। सहायक संधि का सबसे पहले प्रयोग फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने किया था। इसका सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक रूप में प्रयोग लॉर्ड वेलजली के रूप में द्वारा किया गया था। यह बंगाल के गवर्नर जनरल बनकर आया था। ठीक है, बंगाल का गवर्नर जनरल था जिसने इसका प्रयोग किया था। उद्देश्य वेलजली का उद्देश्य क्या था भी? अब इसका उद्देश्य क्या था? जो कंपनी है ना उसको सर्वोच्च शक्ति बनाना और जितनी देसी रियासतें हैं उनको कंपनी के अधीन लाना, ये इसका उद्देश्य था। ठीक है, वेलजली का उद्देश्य कंपनी को भारत की सबसे शक्तिशाली शक्ति बनाना, कंपनी के अधीन प्रदेश का विस्तार करना और देसी रियासतों को कंपनी के अधीन लाना। अब इसकी विशेषताएं क्या थी? जो देसी रियासत सहायक संधि को स्वीकार करती है उसे एक अंग्रेजी रेजिडेंट की नियुक्ति अपने दरबार में करनी होगी जो उसे प्रशासन संबंधी सलाह देगा। दूसरा, देसी रियासत के खर्च पर एक ब्रिटिश सेना वहां पर उसको रखनी होगी, देसी रियासत को।
ब्रिटिश रेजिडेंट कंपनी के आंतरिक मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। संधि को स्वीकार करने वाली रियासत कंपनी के अनुमति के बिना किसी शत्रु या यूरोपीय शक्ति को शरण, व्यापार या नौकरी की अनुमति नहीं दे सकती। कंपनी की अनुमति के बिना किसी दूसरे राज्य के साथ युद्ध अथवा संधि नहीं कर सकते। ये तो हो गई भी उनके विशेषताएं। फिर भी क्रियावन भी, जैसे सबसे पहले 1798 में हैदराबाद का निजाम अपनी इच्छा से इसको स्वीकार कर लेता, लेकिन कुछ राज्य ऐसे भी थे भी जिन्होंने अपनी इच्छा से इसको स्वीकार नहीं किया था, उनके ऊपर इसको जबरदस्ती थोप दिया गया था, जैसे सूरत, तंजौर। ठीक है भाई। सहायक संधि को कुछ देशी रियासतों ने स्वतः अपना लिया था, जैसे भी सबसे पहले 1798 में हैदराबाद के निजाम ने इसे अपनाया था। वहीं किसी पर कुशासन का आरोप लगाकर जबरन स्वीकार करा दिया गया, जैसे सूरत और तंजौर। दुष्परिणाम, अंग्रेजी रेजिडेंट आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने लगे। सैन्य दृष्टि से देशी रियासतें बिल्कुल कमजोर हो गई। धीरे धीरे देशी रियासत पूरी तरह ब्रिटिश सरकार पर निर्भर होती गई। संधि स्वीकार करने वाले राज्य दिवालिया हो गए। जनता की अवस्था भी दिन प्रतिदिन खराब होती गई। निष्कर्ष, इस प्रकार ब्रिटिश कंपनी ने न केवल एक विशाल सेना भारतीय राज्यों के व्यापार रखने में सफल हुई, बल्कि बिना लड़े अपने साम्राज्य का विस्तार करने में भी सफल हो गई। क्योंकि भाई एक बहुत बड़ी सेना रखने में सफल हुए, उनको थोड़ा ना खर्चा देना था, खर्चा तो देशी रियासत को देना था। ठीक है। फिर अभी लॉर्ड डलहौजी ने अपनी सृजनात्मकता के बल पर आधुनिक भारत की नींव रखी। भूमिका, लॉर्ड डलहौजी ने भारत में अपने साम्राज्य विस्तार का कोई अवसर नहीं खोया, बल्कि अपनी सृजनात्मकता के बल पर आधुनिक भारत की नींव रखी। अब उसके महत्वपूर्ण कार्य क्या क्या थे भी, कोई बता सकता कि लॉर्ड डलहौजी के महत्वपूर्ण कार्य क्या क्या थे? जैसे कि भाई रेलों का विकास उसके टाइम पर हुआ। ठीक है, क्योंकि पहली रेल उसी के टाइम पर, लॉर्ड डलहौजी के टाइम पर ही चली थी। 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाना के बीच में जो वुड डिस्पैच है, जो भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा बोला जाता है, वो किसके टाइम पर आता भाई? लॉर्ड डलहौजी के टाइम पर। और क्या करवाया था भी उसने? प्रकाश स्तंभों का निर्माण करवाया था। उसका डाक तार का उसने सबसे अधिक उसी के टाइम पर विकास हुआ था, लॉर्ड डलहौजी के टाइम पर। ठीक है, तो सबसे पहले इसी के समय रेलों का विकास आरंभ हुआ। इस समय चार्ल्स वुड एक्ट भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा, बहुत से प्रकाश स्तंभों का निर्माण करवाया। टेलीग्राफ के आरंभकर्ता के रूप में डलहौजी को जाना जाता है। आधुनिक डाक सेवा का जनक माना जाता है। देश में पहली बार डाक टिकटों का प्रचलन आरंभ करवाया। अब इसकी कुछ साम्राज्यवादी नीतियां थी, जैसे सबसे पहले इसकी कौन सी थी भी? जो इसकी थी भी लैप्स की नीति। ठीक है, लैप्स या गोद निषेध की नीति, ये एक ही चीज़ थी भाई। मान लो कोई देशी रियासत का शासक राजा है भी और उसको कोई बच्चा नहीं होता, तो गोद ले हुए बच्चे को ये स्वीकार नहीं करते थे लैप्स की नीति के थ्रू। ठीक है, और इसने क्या किया? कुशासन का आरोप लगाना युद्धों के द्वारा, और क्या क्या इसने जो पेंशन थी वो बंद कर दी। तो ये इसकी साम्राज्यवादी नीतियां थी। ये तो हो गई भी उसकी महत्वपूर्ण कार्य, उसने क्या क्या करवाया था। फिर अभी सार्वजनिक विभागों की स्थापना की गई। निष्कर्ष, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि डलहौजी के आधुनिकीकरण के प्रयास औपनिवेशिक हितों से प्रेरित थे, परंतु इस तथ्य से हम इनकार नहीं कर सकते कि उसके प्रयासों ने एक नए भारत के निर्माण में महत्व, क्योंकि भाई देखो रेलों का विकास हुआ तो भारतीयों को भी तो उसका फायदा हुआ था। रेलों का विकास होना, शिक्षा का मैग्ना कार्टा आना, डाकतार व्यवस्था का मजबूत होना, सार्वजनिक विभागों की स्थापना, प्रकाश स्तंभ, ये सारे इसी के टाइम पे किए गए थे। अब लॉर्ड डलहौजी की साम्राज्यवादी नीति कौन कौन सी भी? राज्य अपहरण या गोद निषेध या लैप्स की नीति एक ही चीज है ये। पेंशन और पदों की समाप्ति, कुशासन और भ्रष्टाचार के आरोप की नीति, युद्ध और आक्रमण की नीति, ये सारी उसकी साम्राज्यवादी नीतियां थी। अब मान लीजिए आपको डिटेल में पूछ ले तो आप इसको थोड़ा खोल के लिख सकते हैं। लैप्स, गोद निषेध की नीति, अपने साम्राज्यवाद की इच्छा को शांत करने के लिए लॉर्ड डलहौजी के द्वारा इस नीति का प्रयोग किया गया। यह इसका एक नया कूटनीतिक सिद्धांत था। गोद न लेने की अनुमति देना। किसी देशी रियासत राज्य का शासक ब्रिटिश सरकार की अनुमति के बिना पुत्र न होने की अवस्था में गोद नहीं ले सकता था। ठीक है भाई, गोद निषेध प्रथा थी। किसने चलाई थी? लॉर्ड डलहौजी ने। आपको पता है इसका अंत कब होगा भाई? जब 1857 की क्रांति होगी तो 1858 का जो एक्ट आएगा उसके अकॉर्डिंग इसको पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाएगा। 1857 की क्रांति, प्रकृति, कारण, नेतृत्व, घटनाएं, जो हमारा सिलेबस है उसमें डिक्टो ऐसे ही दिया हुआ है कि उसकी प्रकृति, कारण, नेतृत्व, घटनाएं, परिणाम, पराजय के कारण तथा प्रभाव, ये एक ही क्वेश्चन में हमने इसको मेंशन कर दिया भाई। अब है 1800 भूमिका। 1857 का भारतीय विद्रोह प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में जाना जाता है। यह ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध एक व्यापक परंतु असफल विद्रोह था। अब इसकी प्रकृति कैसी थी? यह कंपनी के खिलाफ एक संगठित प्रतिरोध की पहली अभिव्यक्ति थी, क्योंकि इतना बड़े स्तर पर भाई पहली संगठित
प्रतिरोध नहीं किया गया था। तो पहली अभिव्यक्ति मानी जाती है, ठीक है। और इसकी जो प्रकृति हो कैसी मानी जाती है, सैन्य मानी जाती है। कौन कौन ऐसा बोलते हैं कि एक सैन्य विद्रोह था, क्योंकि सैनिकों के द्वारा ये आरंभ किया गया था, इसलिए इसकी प्रकृति सैन्य मानी जाती है। अभी किस किसने बोला है, जैसे कि अंग्रेज कौन कौन थे भी, सीले, लॉरेंस, जिन्होंने बोला कि ये सैन्य विद्रोह था। कुछ भारतीय भी हैं जिन्होंने यह बात बोली कि ये सैन्य विद्रोह है, जैसे कि रमेश चंद्र मजूमदार, सुरेंद्रनाथ सेन और शायद हरिप्रसाद चट्टोपाध्याय हैं जिन्होंने बोला कि ये क्या है भाई, सैन्य विद्रोह है। लेकिन कुछ भारतीय ऐसे हैं जिन्होंने इसका विरोध किया है, जैसे जवाहरलाल नेहरू, विनायक दामोदर सावरकर, और कौन है भाई, और तो मेरे को अभी याद नहीं आ रही, ठीक है। हाँ, एक आपका जो है एक अंग्रेज भी था ना भाई, अंग्रेज का डिज़रायली, ठीक है। डिज़रायली ने इन सब बातों का विरोध किया कि जिस सैन्य, ये मैं इसलिए बोल रही हूँ, मान लीजिए आपसे सिर्फ प्रकृति और कारण पूछे तो आप प्रकृति को थोड़ा डिटेल में, अभी इसमें मैंने डिटेल से नहीं लिखा हुआ, ठीक है। यह कंपनी के खिलाफ एक संगठित प्रतिरोध की पहली अभिव्यक्ति थी। प्रकृति में सैन्य विद्रोह था जो किसानों के द्वारा आरंभ हुआ, परंतु इसमें आम जनता की भागीदारी थी। इस विद्रोह को विभिन्न नामों से जाना जाता है, जैसे महान विद्रोह, स्वतंत्रता का पहला युद्ध, 1857 की क्रांति, प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, ठीक है। जो प्रकृति अगर डिटेल में पूछी जाए तो आप वो सारी चीजें बता देना भी सैन्य विद्रोह इसको किस किसने बोला है और किस किसने उसका विरोध किया है। कारण, अब राजनीतिक कारण, 1857 का प्रमुख राजनीतिक कारण अंग्रेजों की विस्तारवादी नीति थी। मान लीजिए अगर यही क्वेश्चन आपसे भी कारण डिटेल में पूछे गए तो आप उसको ऐसे राजनीतिक कारण अलग अलग हेडिंग बनाएंगे, राजनीतिक कारण, धार्मिक कारण, प्रशासनिक कारण, ठीक है, भी सैनिक कारण, आर्थिक कारण, ठीक है। राजनीतिक कारण, 1857 का प्रमुख राजनीतिक कारण अंग्रेजों की विस्तारवादी नीति थी। लॉर्ड डलहौजी की लैप्स नीति, ठीक है भाई, कौन कौन सी है अब इसमें विस्तारवादी नीति, लॉर्ड डलहौजी की लैप्स नीति, अवध पर कुशासन का आरोप, मुगल बादशाह का अपमान करना, क्रीमिया तथा अफगानिस्तान के युद्धों का प्रभाव, सहायक संधि भी आप इसमें लिख सकते हैं, ठीक है, सहायक संधि का प्रयोग करना, क्रीमिया व अफगानिस्तान के युद्धों का प्रभाव। अब सामाजिक कारण, भारतीयों के साथ किया जाने वाला अमानुषिक व्यवहार, सामाजिक सुधार जिसे भारतीय अपने रीति रिवाजों के विरुद्ध मानते थे। सबको पता है जैसे सती प्रथा वगैरह भी इनके द्वारा बंद की गई थी, लेकिन भारतीय समाज वाले तो इसको सही मानते थे ना अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। भारतीयों को निमन समझना, ये थे उनके सामाजिक कारण। अब भाई धार्मिक कारण, राजनीतिक, धार्मिक कारण और आर्थिक कारण। अब प्रशासनिक कारण में आप क्या करेंगे भाई कि जो कानून बनाने की निर्माण की प्रक्रिया थी उसमें भी इनको बाहर रखा गया था, हो गया उसका प्रशासनिक कारण। धार्मिक कारण में आप क्या लिखोगे भाई, ईसाई धर्म का लगातार प्रचार करना। जो 1850 का हिंदू धर्म नियम था उसको भी बदलने का इन्होंने प्रयास किया। जो हिंदू धर्म के रीति रिवाज थे उनको लगातार बदलने का प्रयास। आपको मैं एक बार इसमें से दिखा देती हूँ ये वाला क्वेश्चन, अब इसमें से करेंगे भी हम आगे सारे, ठीक है। ईसाई धर्म का प्रचार, 1850 का जो अधिनियम, हिंदू कानूनों में बदलाव, प्रमुख धार्मिक कारण थे। फिर आर्थिक कारण का पॉइंट बना के इसको लिख दो भी, किसानों से भारी भरकम लगान वसूल करना, भारतीय उद्योग धंधों का विनाश करना प्रमुख आर्थिक कारण थे। भारतीय सिपाहियों को कम वेतन देना, समुद्र पार भेजना, नीचे पद पर रखना आदि सैनिक कारण थे, ठीक है भाई। सैनिक कारणों में क्या क्या लिख देंगे आप, भारतीय सिपाहियों को कम वेतन देना, समुद्र पार भेजना, नीचे पदों पर रखना आदि सैनिक कारण थे। तात्कालिक कारण, चर्बी के कारतूस, जो चर्बी के कारतूस थे भाई वो उसका तात्कालिक कारण था, ठीक है। नेतृत्व, अब आप नेतृत्व में ऐसे भी लिख सकते हैं भी, लखनऊ, दिल्ली, मेरठ, और अगर आपको ऐसे पैरे में लिखना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। विद्रोह का प्रमुख नेता मुगल शासक बहादुर शाह जफर द्वितीय को बनाया गया। विभिन्न क्षेत्रों का नेतृत्व विभिन्न नेताओं के द्वारा किया गया, जैसे लखनऊ में बेगम हजरत महल, कानपुर में नाना साहिब, झांसी और ग्वालियर में लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे, बिहार में कुंवर सिंह, बरेली में खान बहादुर खां, इलाहाबाद में मौलवी लियाकत अली और ने विद्रोह की कमाल संभाली। जब आप एक दो बार इसको रिवाइज कर लोगे तो आपको पक्का याद हो जाए। जैसे दिल्ली में कौन हो गया अभी, बहादुर शाह जफर द्वितीय हो गया। कानपुर में कौन हो गया अभी, नाना साहिब। और आपका लखनऊ में बेगम हजरत महल। और कौन कौन हो गए भाई, लखनऊ में बेगम हजरत महल, और कानपुर में नाना साहिब, झांसी और ग्वालियर में तात्या टोपे और रानी लक्ष्मीबाई, फिर बरेली में खान बहादुर खां और इलाहाबाद में मौलवी लियाकत अली। ये सारे आप लिख दो। बिहार में कुंवर सिंह, ठीक है। ये इसके नेतृत्व हो गए। अब क्रांति कैसे स्टार्ट होती है,
सबसे पहले भी 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने सबसे पहले क्रांति का आरंभ किया। उसने भी वो जो एक अंग्रेज लेफ्टिनेंट था उसको गोली मार दी। तो 8 अप्रैल को मंगल पांडे को फांसी दे दी जाती है। 9 मई को 85 भारतीय सैनिकों ने राइफल का प्रयोग करने से इनकार कर दिया। उन्हें 10-10 वर्ष की सजा दी गई। 10 मई को भी इनको यहाँ से छुड़वा लिया। जो अन्य सैनिक थे यहाँ से इनको छुड़वा कर भी इन्होंने खुला विद्रोह कर दिया। 11 मई को ये दिल्ली पहुंच जाते हैं और 12 मई को दिल्ली पर अधिकार कर लेते हैं। बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित कर दिया। विद्रोह उत्तर और मध्य भारत में शीघ्र ही फैल गया। अंग्रेजों के सौभाग्य से कुछ राजा अंग्रेजों के राजभगत में कुछ ऐसी रियासतें थी जिन्होंने अंग्रेजों का इस युद्ध में काफ़ी साथ दिया था, जैसे कि जींद की रियासत भी, ठीक है। तो जिन्होंने विद्रोह दमन में अंग्रेजों का साथ दिया। सितंबर 1857 में दिल्ली पर अंग्रेजों का पुनः अधिकार हो गया। भाई मई में तो ये अधिकार करते हैं क्रांतिकारी और सितंबर 1857 में अंग्रेज दोबारा से दिल्ली पर अधिकार कर लेते हैं। लखनऊ में 4 जून को आरंभ होता है। ब्रिटिश सेनापति कैंपबेल के सहयोग से वहां दमन कर दिया जाता है। कानपुर में 5 जून 1857 को अंग्रेजों के हाथ से निकल जाता है। 6 दिसंबर को पुनः अंग्रेजों के हाथ मिलता है। 3 अप्रैल को होरूज ने झांसी पर पुनः अधिकार कर लिया और शायद भी आगे जाके 17 मई है, पता 17 जून को, ठीक है, उनके आपस में वो युद्ध होता है। जुलाई 1858 तक विद्रोह पूर्णतः शांत हो जाता है। अब ये असफल क्यों हुआ भाई? अब इसको भी आप ऐसे लिख सकते हैं, अगर आपको इसका मेन हेडिंग जैसे भी इसमें योग्य नेतृत्व का अभाव, तो 1857 के विद्रोह में कुशल नेतृत्व का अभाव था। यह स्थानीय, सीमित और कुसंगठित था। विद्रोहियों के पास सीमित संसाधन थे। विद्रोहियों का स्वरूप सामंतवादी था। विद्रोहियों के नेताओं में अनुभव, संगठन क्षमता तथा मिलकर कार्य करने की शक्ति की कमी थी। सौभाग्यवश कंपनी को लॉरेंस, निगलसन, हडसन, हैवलॉक जैसे योग्य व्यक्तियों की सेना प्राप्त हुई थी। विद्रोहियों के पास कोई एक निश्चित उद्देश्य नहीं था। ये उनकी असफलता के कारण थी 1857 की क्रांति के। प्रभाव 1858 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा प्रशासन का नियंत्रण कंपनी से लेकर क्राउन को सौंप दिया गया। जो 1858 का अधिनियम है भाई वही सारा इसका यूं का यूं प्रभाव है, ठीक है। महारानी की घोषणा के अनुसार सीमा विस्तार की नीति को त्याग दिया। जो लैप्स की नीति थी, ये सारी जो नीतियां थी इनको इन्होंने छोड़ दिया। 1858 की घोषणा में समानता की भावना होने का प्रयास किया गया। भारतीय सेना का पुनर्गठन किया गया। शासितों और शासकों के मध्य संपर्क को बढ़ाने का प्रयास किया गया। 1857 के विद्रोह ने एक नए युग का अंत किया तथा नए युग की बीज बोए। इसी के द्वारा भाई क्या किया गया, जो गवर्नर था उसको वायसराय कहा जाने लगा। निष्कर्ष 1857 का विद्रोह भारत में ब्रिटिश शासन के इतिहास की एक अभूतपूर्व घटना थी। इसी के कारण भारतीय समाज के कई वर्ग एकजुट हुए। हालांकि विद्रोह वांछित लक्ष्य को प्राप्त करने में विफल रहा, लेकिन इसने भारतीय राष्ट्रवाद के बीज बो दिए। भाई एक ही वीडियो मेरे को लग रही थोड़ी लंबी हो जाएगी, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री की मेरे को लग रहा है भाई 2 वीडियो तो हमें करनी पड़ेंगी। तो एक वीडियो और बनाते हैं, उसके अंदर हम सारा इसका अगला जो पार्ट रहता है, तो मॉडर्न हिस्ट्री की 2 वीडियो हो जाएंगे हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग। सबसे पहले हमने एक पढ़ लिया अभी 1800, इसमें हमने कौन कौन से टॉपिक कंप्लीट किए हैं। सबसे पहला हमने किया यूरोपियों का भारतीय आगमन, ठीक है, और उनके भी कुछ किसने क्या क्या किया। उसके बाद जितनी हमारी भू राजस्व नीतियाँ थी, स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी, महलवाड़ी, वो सारी हमने इसके अंडर में की। फिर सहायक संधि की और लॉर्ड डलहौजी की नीतियाँ की। रेलों का विकास किया, कृषि का वाणिज्यकरण, औद्योगिकीकरण और इसके साथ हमने और क्या किया भाई 1857 की जो क्रांति है उस वाला सारा चैप्टर हमने इसके अंदर कंप्लीट कर लिया। जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम क्या करेंगे भाई, जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन है, 3 टॉपिक हमारे रहते हैं अभी। एक सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, दूसरा भाई आपका जो संविधान वाला है, ठीक है। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में हम जितने भी सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन है ना, जैसे ब्रह्म समाज, आर्य समाज, सत्यशोधक समाज, ठीक है, विवेकानंद वाला, रामकृष्ण मिशन, और फिर जो मतलब मुस्लिम जो थे, ठीक है, देवबंद आंदोलन, और ये सारे अहमदिया आंदोलन, अलीगढ़ आंदोलन, ये सारे हम अगली वीडियो में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के तहत पढ़ेंगे। फिर 3 क्वेश्चन हमारे बनते हैं भाई उसके संविधान वाले कौन कौन से क्वेश्चन हैं भी, उसके किस प्रकार से निर्माण और कार्य और उसकी विशेषताएं और अंगीकृत, 3 ही क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन में पहले वाले में 2 आ जाते हैं भाई कि किस प्रकार से उसके निर्माण किया गया और उसके क्या क्या कार्य हैं। दूसरा है संविधान की विशेषताएं, और तीसरा हमारा था कि भाई उसकी किस प्रकार से अंगीकृत किया गया। अगला हमारा क्वेश्चन जो टॉपिक है भाई वो 1885 से 1947, 1885 से 1947 के दौरान जितने भी भारतीय सामाजिक सुधार आंदोलन, मतलब भारतीय जो राष्ट्रीय आंदोलन हो गए ना,
हमें वो सारे राष्ट्रीय आंदोलन करने हैं। जैसे कि आपका क्या क्या आ जाएंगे भी उसके थ्रू, उसके अंडर में बंगाल विभाजन आ जाएगा, स्वदेशी आंदोलन, ठीक है, और आपके कांग्रेस की स्थापना, किस प्रकार से कांग्रेस की स्थापना होती है, बंगाल विभाजन, स्वदेशी आंदोलन और मुस्लिम लीग की स्थापना, जो सांप्रदायिकता वाला है वो, और 1920 का असहयोग आंदोलन, चंपारण आंदोलन, जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है। ये जितने भी टॉपिक हैं, इसके साथ साथ भैया आपका ये भारत छोड़ो आंदोलन और साइमन कमीशन, वो जितने भी टॉपिक है ना, वो हम उस अगली वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। इस वीडियो में हमने फिर आज जितने भी टॉपिक थे वो सारे कंप्लीट कर लिए हैं और कोशिश की है भाई एक इजी लैंग्वेज में आपको समझाने की, ताकि आप आराम से इनको समझ सकें। वेलजली की सहायक संधि भी कर ली, क्या सकारात्मक प्रभाव पड़े हैं, क्या नकारात्मक प्रभाव पड़े हैं। एक और बता देती हूँ, जो बच्चे काफ़ी इसको बोलते हैं कि ब्रिटेन के जो 5 रूल हैं वो वाले कौन से हैं। कोई बोल रहा है उसमें अधिनियम आएंगे कि 1909 1919 वाला अधिनियम, ये वाले आएंगे। लेकिन मेरे को क्या लगता है कि भाई जो जितनी और यूरोपीय शक्ति थी, जैसे देखो टोटल 5 यूरोपीय शक्तियाँ होगी ना भाई, फ्रांस, डच और आपके ये डैनिश, अंग्रेज और पुर्तगाली, टोटल 5 थी। तो उनके ऊपर अंग्रेजों ने कैसे आधिपत्य स्थापित किया, ठीक है। मेरे को लगता है वो है भी 5 ब्रिटेन, वो 5 रूल, ठीक है, भी कैसे उन्होंने रूल किया, ठीक है, वो वाली चीज़ है। तो अगली हमारी जो वीडियो है वो मॉडर्न हिस्ट्री की ही रहेगी, क्योंकि एक वीडियो में बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा भाई। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।